तो हमारे पास जो है वो हमें आईपी राउटिंग से स्टार्ट करना है। मैं कर रहा हूँ। आईपी राउटिंग क्या होती है हमारे पास? अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड चीज़ें हैं। तो इसको जो है ना, मैं कुछ इस तरीके से करूँगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है ना, वो समझा दूंगा। अब बाकी ये थ्योरी में पढ़ के नहीं बता रहा कि करेक्टनेस का मतलब क्या है, सिंप्लिसिटी का मतलब क्या है, रोबस्टनेस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं नहीं बता रहा। अब जैसे कि कोई डायग्राम से रेफ़र करना है और समझाना है, वो चीज़ें मैं बता दूँगा, क्योंकि इतना भी मैं अगर बताने लग गया ना तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम है नहीं फिर। ठीक है ना। तो आईपी राउटिंग क्या है? आईपी राउटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम पैकेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर यूजिंग राउटर्स। अब ये जो पैकेट हमारे ट्रांसफ़र होते हैं बाय यूजिंग राउटर्स, तो राउटर्स क्या करता है, वो पाथ डिटरमाइन करता है कि हमें किस पाथ के थ्रू जो है वो पैकेट्स को ट्रांसफ़र करना है। राउटर्स वो पाथ डिटरमाइन करते हैं। अच्छा, वो जो हमारे पास राउटिंग क्या नाम है, जो हमारे पास राउटिंग हो रही होती है उसके ये फंक्शंस होने चाहिए। यानी कि जो हमारे पास जिस पाथ से जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं पैकेट्स, वो राउटिंग के अंदर ये फंक्शंस होने चाहिए, करेक्टनेस, सिंप्लिसिटी, और मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें हैं। ये अगर पढ़ोगी भी एक बार तो समझ में आ जाएंगी, ये इतनी कोई मुश्किल चीज़ है नहीं। असल चीज़ है कि हमें कौन सा राउट चूज़ करना चाहिए, ये असल चीज़ है। तो ये राउटर डिसाइड करता है, और इसके लिए जो है ना वो अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं, और हर एल्गोरिथम अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल में वर्क करता है। अच्छा, होता यह है कि हर राउटर एक पर्टिकुलर राउटिंग प्रोटोकॉल पे वर्क करता है, और उस राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम डिफाइंड होता है कि ये राउटिंग प्रोटोकॉल इस एल्गोरिथम के थ्रू जो है वो पाथ को डिटरमाइन करेगा कि इस पाथ के थ्रू जो है वो पैकेट को जो है वो ट्रांसफ़र होना चाहिए। अच्छा, जितने भी हमारे पास राउटिंग एल्गोरिथम्स हैं वो दो लॉजिक्स पे काम करते हैं। पहले मैं लॉजिक्स बता रहा हूँ, उसके बाद राउटिंग एल्गोरिथम्स पे चलेंगे। एक तो लॉजिक है लीस्ट कॉस्ट क्राइटेरिया, और एक लॉजिक है नंबर ऑफ हॉप्स। ये हॉप्स को बोलते हैं नोड्स। जैसे कि यहाँ पे नोड्स बनी हुई हैं N1, N2, N3, N4, N5, N6। इनको नोड्स भी बोल सकते हैं और इनको हम हॉप्स भी बोल सकते हैं। तो एक तो तरीका ये है कि भाई वो पाथ लो जिसमें नंबर ऑफ हॉप्स या नंबर ऑफ नोड्स कम से कम आए, वो पाथ चूज़ करो। यानी कि अगर मुझे अपना कोई पैकेट N1 से N6 तक भेजना है तो उस पाथ के थ्रू भेजो जिसमें जो है वो नंबर ऑफ नोड्स कम से कम आए। तो वो पाथ यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बताया हुआ है, N1 से अगर मैं एक भेजूँ N3 पर और N3 से मैं भेज दूँ N6 पर, तो ये वो पाथ है जिसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ नोड्स कम से कम आ रही है। एक तो ये लॉजिक हो गई कि कुछ राउटिंग एल्गोरिथम्स ऐसे होते हैं जो इस टेक्निक पे वर्क करते हैं। लेकिन हमें साथ साथ जो है वो कॉस्ट को भी जहन में रखना पड़ता है। हमें साथ साथ जो बोलो। हाँ, N1 से N6 डायरेक्ट नहीं भिजवा सकते क्योंकि डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। अगर डायरेक्ट कनेक्शन होगा तो जाहिर सी बात है फिर डायरेक्ट भेज देंगे। कनेक्शन जो बना हुआ है वो N1 से N2, N2 से N3 और N1 से N3 इस तरीके से कनेक्शन बना हुआ है ना, तो कोई कनेक्शन डायरेक्टली है नहीं, इससे डायरेक्टली भेज नहीं सकते। हाँ, तो पहला तरीका था कि नंबर ऑफ़ हॉप्स, लीस्ट नंबर ऑफ़ हॉप्स वाला पाथ हम लोग जो है ना वो सेलेक्ट करेंगे। एक तो टेक्निक ये है कि लीस्ट नंबर ऑफ़ नोड्स का पाथ सेलेक्ट करो, जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है N1, N3, N6। लेकिन दूसरा जो टेक्नोलॉजिक होती है वो होती है लीस्ट कॉस्ट क्राइटेरिया, कि वो पाथ सेलेक्ट करो जिसमें कॉस्ट कम से कम लग रही है। तो अभी ये जो हमने पाथ सेलेक्ट किया है, अगर मैं इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करूँ तो N1 से N3 एंड देन N6, तो इसकी कॉस्ट लग रही है, जाने वाले पाथ की कॉस्ट है 5। ये ऊपर 8 को मत देखना, 8 तो है N3 से N1 आने वाले पाथ की कॉस्ट है। N1 से N3 जाने वाले पाथ की कॉस्ट है 5, और फिर N3 से N6 जाने वाले पाथ की कॉस्ट है 5। तो 5 + 5 10, तो इस पाथ की कॉस्ट हो गई 10। ठीक है। अच्छा, अब क्या कोई ऐसा पाथ है जिसमें कॉस्ट 10 से कम आ रही हो? तो वो पाथ भी है। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है, पहले जाओ N1 से N4, N4 से N5 एंड देन चले जाओ N6। अच्छा, अब ये ढूंढना पड़ता है, ये राउटिंग एल्गोरिथम सर्च करते हैं। अब वो कैसे सर्च करते हैं वो पाथ के जिसमें कॉस्ट कम से कम आए, वो आगे हमें एल्गोरिथम्स भी पढ़ने हैं कि वो पाथ कैसे सर्च होगा।
तो इस अगर पाथ से मैं जाता हूँ तो कॉस्ट में अगर सबकी जमा करता चला जाऊँ, N1 से N4 1 है, फिर N4 से N5 1 है, और N5 से N6 है 2, तो ये टोटल कॉस्ट आती है 4। लेकिन इसमें नंबर ऑफ हॉप्स जो हैं वो ज़्यादा हैं, देख रहे हो, इसके अंदर 4 हॉप्स इंक्लूड हैं, और जो ऊपर वाली लॉजिक थी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 हॉप्स इंक्लूड हैं। तो कुछ राउटिंग एल्गोरिथम्स लीस्ट नंबर ऑफ हॉप्स पे वर्क करते हैं और कुछ जो है वो लीस्ट कॉस्ट क्राइटेरिया पे वर्क करते हैं। तो अभी सिर्फ लॉजिक बताइए, अब वो कैसे वर्क करते हैं और कैसे पाथ को डिटरमाइन करते हैं, वो कैसे ये ढूंढते हैं। ये तो एक सिंपल नेटवर्क है, अगर कोई बहुत मुश्किल नेटवर्क हो तो उसके अंदर ये ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं किस पाथ से जाऊँ कि मुझे कम से कम हॉप्स से मुझे गुजरना पड़े, या मैं किस पाथ से होता हुआ जाऊँ कि मेरी कॉस्ट कम से कम लगे। तो अगर कोई बहुत बड़ा सा नेटवर्क होगा तो उसके अंदर ये चीज़ हम देख कर नहीं बता सकते। ये तो एक छोटा नेटवर्क है तो हमने देख के बता दिया। तो वो जो बड़े नेटवर्क्स होते हैं उसके लिए एल्गोरिथम्स बनाए गए, तो वो एल्गोरिथम्स हमें आगे पढ़ने हैं कि वो एल्गोरिथम्स क्या हैं और किस तरीके से वो एल्गोरिथम्स वर्क करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ना कुछ डेफिनेशंस हैं। एक टर्म है जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग। अच्छा, अभी पी लेता हूँ। एक टर्म है डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग। देखो, डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग के अंदर क्या होता है कि मेरे पास जब एक पैकेट, फॉर एग्जांपल मुझे N6 तक जाना है ना, तो अब होता यह है कि वो पैकेट देखता है, अब इस तरीके से ना वो पैकेट अगर लीस्ट कॉस्ट क्राइटेरिया पे अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं तो अब वो पैकेट ये देखेगा कि मैं N1 से N2 जाने पे कॉस्ट लग रही है 2 और N1 से N4 जाने पे कॉस्ट लग रही है 1, तो वो क्या करेगा, इधर आ जाएगा, N1 से N4 पे आ जाएगा, कम कॉस्ट वाले पाथ पे आ जाएगा। यानी कि अच्छा, फिर वो N4 पे आके दोबारा से डिसीजन लेगा, अब कहीं कहीं किसी और पे चला गया, N3 पे चला गया, फिर वो यहाँ पे आके दोबारा से डिसीजन लेगा। यानी कि पैकेट जैसे जैसे अगले नोड पे पहुँचता है या अगले हॉप पे पहुँचता है तो उसको दोबारा से डिसीजन लेना पड़ता है। तो ये बार बार डिसीजन जो लेने वाला प्रोसेस है, इस चीज़ को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड राउटिंग। एक और इसके बरक्स एक और चीज़ होती है, उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज राउटिंग, और एक चीज़ होती है सोर्स राउटिंग। बल्कि पहले मैं बता देता हूँ सोर्स राउटिंग, या चलो पहले सेंट्रलाइज ही बता देता हूँ। सेंट्रलाइज राउटिंग ये होती है कि डिसीजन हमें हर नोड पे नहीं लेना पड़ता, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिसीजन जो है वो एक नोड से, एक ही नोड जो होती है जो कि डिसीजन लेती है। अच्छा, अब वो उस नोड को बोलते हैं सेंट्रलाइज नोड या सेंट्रल नोड, और ज़रूरी नहीं कि जहाँ से हमें पैकेट सेंड करना हो वही नोड वो डिसीजन ले। वो डिसीजन उस नोड को पहले हम लोग देखते हैं कि पूरे नेटवर्क के अंदर सेंट्रल नोड कौन सी है, और वो सेंट्रल नोड डिसीजन लेती है कि अगर मुझे N1 से पैकेट N6 पे भेजना है तो इनमें जो भी सेंट्रल नोड होगी वो N1 को बताएगी कि भाई तुम्हें इस पाथ के थ्रू जो है ना वो पूरा पैकेट भेजना है। यानी कि बार बार डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस एक सेंट्रल नोड होगी जो हमारी सोर्स वाली नोड को, ये N1 सोर्स नोड है ना क्योंकि यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं, वो सेंट्रल नोड हमारी सोर्स नोड को इन्फॉर्म करेगी कि इस पाथ के थ्रू पैकेट भेज दो। अब वो सेंट्रल नोड आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि सेंट्रल नोड वो नोड होती है जिससे सबसे ज़्यादा लिंक्स निकल रहे होते हैं। तो अगर मैं अपने नेटवर्क के अंदर देखूं तो N3, ये नोड 3 वो नोड है जिससे सबसे ज़्यादा लिंक निकल रहे हैं, 1 2 3 4 5, इस N3 से 5 लिंक निकल रहे हैं। तो उस नोड को सेंट्रल नोड बनाते हैं जिससे सबसे ज़्यादा लिंक्स एसोसिएट होते हैं, और फिर वो सेंट्रल नोड हमारी सोर्स नोड को बताती है कि किस पाथ के थ्रू जो है ना वो हमें जाना है। तो इससे ये होता है कि हमारा टाइम बच जाता है और बार बार हमें जो है ना वो डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस चीज़ को बोलते हैं सेंट्रलाइज राउटिंग। एक चीज़ होती है सोर्स राउटिंग। सोर्स राउटिंग के अंदर भी एक ही बार डिसीजन होता है। ये थोड़ी बहुत सेंट्रलाइज राउटिंग के सिमिलर है, लेकिन सेंट्रलाइज राउटिंग में ये होता था कि सेंट्रल नोड डिसीजन लेती थी कि किस पाथ के थ्रू जाना है। कोई सी भी सोर्स नोड हो, वो हर सोर्स नोड को सेंट्रल नोड आकर ही बताएगी कि भाई किस पाथ के थ्रू तुम्हें जो है ना वो पैकेट को ट्रांसफर करना है। लेकिन सोर्स राउटिंग के अंदर ऐसा नहीं होता, सेंट्रल नोड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता सोर्स राउटिंग में। सोर्स राउटिंग के अंदर भी डिसीजन एक ही बार लिया जाता है, लेकिन वो डिसीजन कौन लेता है, वो सोर्स नोड डिसीजन लेती है। अगर N1 से मुझे कोई पैकेट भेजना है तो N1 एक ही बार डिसीजन लेगी कि ओवरऑल पाथ क्या होना चाहिए, या अगर N4 से किसी पैकेट को मुझे ट्रांसफर करना है तो N4 सोर्स नोड होगी, वो डिसीजन लेगी। अगर N2 से किसी पैकेट को भेजना है तो N2 सोर्स नोड होगी, वो डिसीजन लेगी। तो सोर्स राउटिंग के अंदर जो हमारी सोर्स नोड होती है वो डिसीजन लेती है कि किस पाथ को जो है ना वो हमें चूज करना है। अच्छा अच्छा, अब ये जो है ना, हाँ
हाँ, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हर नोड पे अराइव होने के बाद वो डिसीजन ले रहा होगा कि मुझे यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। वो एक ही बार डिसीजन ले चुका है कि किस पाथ को फॉलो करना है। नहीं, रैंडम बात नहीं। अब ये जो N1 है ना, सोर्स राउटिंग में ये होगा कि N1 कोई एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम चूज़ करेगा और उस एल्गोरिथम के थ्रू वो इनिशियली ट्रांसमिशन से पहले ही, उस एल्गोरिथम के थ्रू उसको ट्रांसमिशन से पहले ही जो है ना वो डिसीजन ले लेगा कि उसको कौन सा पाथ फॉलो करना है। अब जो भी उस एल्गोरिथम ने जवाब दिया, उसको जिस पाथ का भी उस एल्गोरिथम ने जवाब दिया, अब वो आंख बंद करके उस पाथ को फॉलो करते हुए जो है ना वो अपनी डेस्टिनेशन नोड तक पहुंच जाएगा। ये होती है सोर्स राउटिंग। हम्म। हम्म। एल्गोरिथम रन जो है ना वो N3 ही करेगी, लेकिन N3 डिसीजन N3 ये बताएगी कि भाई तुम्हें किस पाथ के थ्रू जाना है। हाँ, एंड मतलब सोर्स राउटिंग के अंदर सोर्स नोड खुद डिसीजन लेती है। सेंट्रलाइज राउटिंग के अंदर सोर्स नोड डिसीजन नहीं लेती। एक हमने हेड बना दिया है, ये समझो, एक हमने हेड बना दिया है। अब वो हेड जो है ना वो सबको बताएगा कि भाई तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना है। जबकि सोर्स राउटिंग में ऐसा नहीं है, हर बंदा इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं, मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सोर्स राउटिंग, सोर्स, हम ये तो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर एल्गोरिथम डिफाइंड होते हैं। एल्गोरिथम उसको कोई भी नहीं देगा, एल्गोरिथम उसको कोई भी नहीं देगा भाई। राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर ये एल्गोरिथम जो है ना वो ऑलरेडी डिफाइंड होते हैं। अब लेकिन डिसीजन लेने की पावर सोर्स राउटिंग के अंदर खुद सोर्स नोड के पास होती है। सेंट्रलाइज नोड के अंदर, सेंट्रलाइज राउटिंग में ऐसा नहीं होता। डिसीजन लेने की पावर सोर्स नोड के पास नहीं होती, बल्कि वो सेंट्रल नोड गाइड करता है। ये डिफरेंस है सिर्फ। ठीक है। अच्छा, तो ये कुछ बेसिक बातें थी यार। अब मुझे भी याद नहीं आ रहा है, पढ़ना पड़ेगा कि ये फिक्स राउटिंग क्या है। फ्लडिंग मुझे जैसे कि याद आ रहा है। ये डेफिनेशंस है, नॉर्मल ना डेफिनेशंस है, इसको अगर पढ़ोगी भी ना तो समझ में आ जाएगा। फ्लडिंग ये होता था कि अगर कोई अर्जेंसी है, मतलब कोई अर्जेंट पैकेट ट्रांसफ़र करना है, तो अगर मिसाल के तौर पे N3 या N2 से किसी को, N2 को ना कोई पैकेट भेजना है N6 के पास, या N1 को ही एग्जांपल ले लो, वो उसको पैकेट भेजना है N6 के पास, वो कोई अर्जेंसी है। तो अर्जेंसी के केस के अंदर क्या होता है कि जो हमारी नोड्स होती है ना वो फ्लडिंग कर देती हैं। फ्लडिंग का मतलब ये होता है कि अगर N1 को कोई पैकेट N6 को भेजना है तो N1 क्या करेगा, अपने कनेक्टेड हर नोड को वो पैकेट ट्रांसफ़र कर देगा। N1 वो पैकेट N2 को भी भेज देगा, N4 को भी भेज देगा। फिर N4 और N2 के पास जब वो पैकेट आए, N2 ने भी क्या किया कि अपने कनेक्टेड हर नोड को वो पैकेट ट्रांसफ़र कर दिया। फिर N5 और N3 के पास आए, उन्होंने भी ऐसे ही किया, एंड सो ऑन। ये N6 तक पहुंच गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें अर्जेंसी है और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक हर हाल में पहुंचे। तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि भाई किसी वजह से ऐसा ना हो कि पैकेट जो है ना वो ख़राब हो जाए या उसमें कुछ एरर आ जाए या कोई मसला हो जाए। हम ये नहीं चाहते, इसलिए हम फ्लडिंग कर देते हैं इन केस ऑफ अर्जेंसी। अच्छा, अब यार ये डेफिनेशंस हैं, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं इन डेफिनेशंस पे नहीं जा रहा हूँ। ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, हम लोग चल रहे हैं उस पर, एल्गोरिथम्स पे। ये डेफिनेशंस पढ़ लेना खुद ही से। अच्छा, अब दूसरी स्लाइड है 8-2।
अच्छा, सबसे पहले हमें ये समझना है कि ऑटोनॉमस सिस्टम किसे बोलते हैं। ऑटोनॉमस सिस्टम ये होता है, एक मिनट रुकना, अभी नहीं टाइम है। हाँ पढ़ा रहे हैं, देर लगेगी ना। अभी देर लगेगी, अभी टाइम लगेगा अभी। हैं? हाँ मुझे लिंक बता दें, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप करा जाएगा वगैरह। अभी टाइम लगेगा मुझे पढ़ाने में, अभी तो शुरू किया है। 1 घंटा लग जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ बस सही है, मैं देख लूँगा। अच्छा, तो हमें ये देखना है कि ऑटोनॉमस सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले ये समझना है। देखो, ऑटोनॉमस सिस्टम की एग्जांपल हम लोग लेते हैं पोस्ट ऑफिस से। अगर मुझे कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना है पाकिस्तान से, जो है ना वो यूएस के अंदर एक जो है ना वो क्या नाम है पार्सल मुझे ट्रांसफ़र करना है, तो होगा क्या कि वो पार्सल जो है वो सबसे पहले जाएगा पाकिस्तान के पोस्ट ऑफिस में जाएगा। वो पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उसको ट्रांसफ़र करेगा यूएस के पोस्ट ऑफिस में, और फिर वो जो यूएस का पोस्ट ऑफिस है वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा मेरे जो है ना वो डेस्टिनेशन पे। तो ऑटोनॉमस सिस्टम भी यही होता है कि अगर हमें जो है वो डिफरेंट राउटर्स के थ्रू क्या नाम है, हमें अगर एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कोई पैकेट को ट्रांसफ़र करना है, तो होता यह है कि वो जो पैकेट है ना वो डायरेक्टली उस नेटवर्क तक नहीं पहुंच जाता, बल्कि बीच में होते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। वो पैकेट उन ऑटोनॉमस सिस्टम से गुजरते हुए जो है वो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो इस चीज़ को बोलते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम। अभी ये आगे चल के और क्लियर होगा ना। अच्छा, एक चीज़ होती है इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल और एक टर्म है एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। अब अगर इस फिगर के अंदर मैं बताऊं तो ये 3 ऑटोनॉमस सिस्टम है। एक नीचे वाला ये ऑटोनॉमस सिस्टम 1, दिस इज ऑटोनॉमस सिस्टम 2 एंड दिस इज ऑटोनॉमस सिस्टम 3। अब ऑटोनॉमस सिस्टम 1 के अंदर भी मेरे पास 3 डिफरेंट राउटर्स हैं, R1A, R1B और R1C। ठीक है, अगर तो क्या नाम है ऑटो विद इन द ऑटोनॉमस सिस्टम कोई ट्रांसमिशन हो रही है या कोई कम्युनिकेशन हो रही है, तो उस चीज़ को बोलते हैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। मतलब वो जो राउटिंग का जो प्रोटोकॉल होगा उस राउटिंग प्रोटोकॉल को बोलते हैं इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, अगर विद इन द ऑटोनॉमस सिस्टम कोई ट्रांसमिशन हो रही है। अगर एक ऑटोनॉमस सिस्टम से दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम में ट्रांसमिशन हो रही है तो उन राउटिंग प्रोटोकॉल्स को बोलते हैं एक्सटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। और एक ऑटोनॉमस सिस्टम दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम से कनेक्ट होता है थ्रू द राउटर्स, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं R1B R2A से कनेक्ट है और R1C भी R2A से कनेक्ट है। अब ये जो अलग इंटीरियर, ये जो अंदर वाले राउटर्स हैं जो कि ब्लू से शो हो रहे हैं, इनको बोलते हैं इंटरनल राउटर्स। ये कहलाते हैं इंटरनल राउटर्स क्योंकि ये अंदर वाली डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और वो वाले राउटर्स जो कि एक ऑटोनॉमस सिस्टम को दूसरे ऑटोनॉमस सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, उन राउटर्स को बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल राउटर्स या बॉर्डर राउटर्स। बॉर्डर राउटर्स भी बोलते हैं और एक्सटर्नल राउटर्स भी उनको बोलते हैं। अच्छा, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग, ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन, या ये कहो कि हाँ बस डेफिनेशन ही थी, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ जो कि हमारे एल्गोरिथम्स हैं, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग एल्गोरिथम्स। शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग एल्गोरिथम जो है ना वो वर्क करते हैं लीस्ट कॉस्ट क्राइटेरिया के ऊपर, और उसमें हमारे पास 2 एल्गोरिथम्स हमें देखने, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम और बेलमन फोर्ड एल्गोरिथम। तो सबसे पहले जो है ना वो हम लोग स्टार्ट करेंगे डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम से। इसका एल्गोरिथम हमें याद नहीं करना, हमें राउटिंग प्रोटोकॉल एक इन्फॉर्मेशन नहीं देते, राउटिंग प्रोटोकॉल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। वो आगे आएगा, आगे पता चलेगा कि राउटिंग प्रोटोकॉल जो है ना वो क्या क्या हमें बताते हैं। ये चीज़ें आगे आएंगी, ये चीज़ आगे आएगी। ये राउटिंग प्रोटोकॉल शॉर्टेस्ट पाथ डिसाइड करना एल्गोरिथम का काम है। अब कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल को किस, अब वो एल्गोरिथम क्या नाम है, अब डिफरेंट एल्गोरिथम्स हैं और हर एल्गोरिथम जो है ना वो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल पे वर्क, अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल के पास होता है। हर राउटिंग प्रोटोकॉल अलग अलग एल्गोरिथम को लेकर जो है ना वो पाथ डिसाइड करता है, ये कह लो। अच्छा, मैं क्या कहता, हाँ, शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर हमें सबसे पहले डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम को देखना है। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम का हमें ये एल्गोरिथम याद नहीं करना पूरा, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी वर्किंग को समझना है कि ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम वर्क किस तरह से करता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ,
ये देखा, ये रिकॉर्ड करने से होता है, लैपटॉप हैंग होना शुरू हो जाता है। अच्छा है, नहीं अब खैर है, अब मैं आ गया हूँ हल्के हल्के। अच्छा, ये जो डिजिटल एल्गोरिथम है ना, पहले मैं इसको जो है ना वो इनफॉर्मली समझाता हूँ, एक आसान तरीके से समझाता हूँ जिस तरीके से मैंने समझा था। लेकिन पहले वो आसान, फिर उसके बाद जो है ना वो मिस का जो उन्होंने टेबल बनवा के समझाया है वो भी बता रहा हूँ। अच्छा, हम अज्यूम ये करते हैं कि हमें जो है ना वो कोई पैकेट ट्रांसफ़र करना है फ्रॉम नोड ए टू नोड बी। हमें एक पैकेट ट्रांसफ़र करना है नोड ए से नोड बी पर। तो अब डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा, ये देखेगा कि ए से लेकर ए पर कितनी, कि ए से जो है ना वो कितने लिंक्स हैं। ए का एक लिंक है सी के साथ और ए का एक लिंक है एफ के साथ। अगर ए से मैं सी पर जाता हूँ तो मुझे जो कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी वो अदा करनी पड़ेगी 1 की। और ए से मैं अगर जाता हूँ, चलो मैं रेड अब इस्तेमाल करूँगा, ए से अगर मैं एफ़ पे जाता हूँ तो भी मुझे कॉस्ट जो है ना वो 1 की देनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं ए से डी पर कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ए से ई पर भी कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ना जी पर है ना बी पर है, तो इसकी कॉस्ट अभी हमें मालूम नहीं है, तो हम इसकी कॉस्ट को अनडिफाइंड बोल देते हैं कि ए से लेकर डी तक कितनी कॉस्ट होगी। क्योंकि वो कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है तो हमने उसकी कॉस्ट को अनडिफाइंड बोल दिया। अभी हम लोग पहुँचे हैं सिर्फ और सिर्फ ए से लेके सी तक की कॉस्ट मालूम है और ए से लेके एफ तक की कॉस्ट मालूम है। अब हम ये देखते हैं कि अगर मैं सी से आगे बढ़ूँगा तो वो कितनी कॉस्ट है। सी से अगर मैं डी पे जाता हूँ तो कॉस्ट कितनी है, ये है 1। लेकिन मैं चूँकि ए से लेके चल रहा हूँ तो ए से सी तक की कॉस्ट हो गई 1 और ये प्लस 1 प्लस 5 ये हो जाएगा 6। तो यानी कि ये जो क्या नाम है, मैंने इन्फिनिटी लिखा था, ये इन्फिनिटी रिप्लेस हो जाएगा 6 से। कि अगर मुझे ए से लेके डी तक जाना पड़ेगा वाया सी तो मुझे कॉस्ट देनी पड़ेगी 6 की। सिमिलरली अगर मैं सी से ई पर जाऊं, सी से मैं ई पर जाऊं तो ए से लेके सी तक की कॉस्ट हो गई है 1 और सी से ई तक की कॉस्ट है 2, तो 1 प्लस 2 3। तो ये जो इन्फिनिटी है ये रिप्लेस हो जाएगा, अब 3 से रिप्लेस हो जाएगा। सिमिलरली एफ़ पर अगर मैं एफ़ पर पहुंचा हुआ हूँ तो एफ़ से लेकर ई और एफ़ से लेकर जी तक, एफ़ से लेकर अगर मैं जाता हूँ जी पर तो एफ़ तक की कॉस्ट जो है ना वो 1 है और एफ़ से जी तक की कॉस्ट है 6। 1 प्लस 6 ये हो जाएगा 7। अब एफ़ से लेकर ई पर, हालांकि मैं ई पे ऑलरेडी आ चुका हूँ सी से, लेकिन एफ़ से ई पर दोबारा जाकर देखते हैं। अगर मैं एफ़ से ई पर मैं जाता हूँ तो मैं जाता हूँ वाया कॉस्ट 3, ठीक है ना। तो यानी कि ए से एफ तक की कॉस्ट है 1 जो कि हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है और 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4। तो मैं इस 3 को अपडेट नहीं करूँगा क्योंकि अगर मैंने इस 3 को अपडेट कर दिया है बाय यूजिंग 4 तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि हम पहले ही कम कॉस्ट के थ्रू ई पर पहुँच चुके हैं। अब मैं उसको दोबारा 3 को काट के अगर मैंने 4 कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं अपडेट उसी केस में करूँगा अगर मैं ए से ई पर जा रहा हूँ वाया एफ विद लीस्ट कॉस्ट देन दिस पाथ। ऊपर वाले पाथ के थ्रू मैं गया 3 कॉस्ट पे, अगर मैं नीचे वाले पाथ के थ्रू में 2 कॉस्ट पे जाता तब मैं इसको अपडेट करता। लेकिन मुझे जो कॉस्ट देना पड़ रही है वो 1 प्लस 3 4 वाली कॉस्ट देना पड़ रही है, तो मैंने इसको अपडेट नहीं किया, मैंने इसको 3 का 3 ही छोड़ दिया। बिल्कुल हाँ ना, वही तो मैं कह रहा हूँ, 4 को बिल्कुल अपडेट करेंगे 3। अच्छा, अभी हम लोग कहाँ तक पहुँच गए हैं, हम लोग डी पर आ गए हैं, ई पर आए हैं और जी पर आए। अच्छा, ई से डी पर अगर मैं जाऊँ, अब ये जो ई है ना, ई इसको भी दोबारा से चेक करना पड़ेगा कि ई से डी पर जाने की कितनी कॉस्ट लग रही है। ई तक आने की कॉस्ट है 3 और ई से डी पे अगर मैं जाता हूँ तो 3 प्लस 1 4। तो ये तो हम लोग 6 से पहुँचे, तो इसका मतलब मुझे 6 को अब अपडेट करना है। तो मैंने 6 को अपडेट कर दिया 4 के थ्रू, क्योंकि ई से अगर मैं डी पे जा रहा हूँ तो वो 3 प्लस 1 ये वाला 1, 3 प्लस 1 में 4 के थ्रू आया, जबकि पहले जो कॉस्ट थी वो 6 थी। वो 6 कैसे आया था, वो 1 प्लस 5 करके आया था। इसका मतलब अगर तुम्हें डी पे पहुँचना है, ए से अगर तुम्हें डी पे पहुँचना है तो तुम सी के थ्रू नहीं पहुँचो, तुम ई के थ्रू पहुँचो, तो तुम्हें कम कॉस्ट के थ्रू तुम पहुँचोगे। समझ में आई बात। इसी तरीके से ई से अगर मैं जाऊँ एफ पे, यानी कि हमें ये देखना है कि तुम जितनी जितनी नोड्स पे तुम अराइव करते जाओ ना, वो नोड जितनी मजीद नेबरिंग नोड से कनेक्ट है, तुम देखो क्या उस नोड पे तुम मजीद कम कॉस्ट के थ्रू जा रहे हो या नहीं।
अगर तुम कम कॉस्ट के थ्रू तुम पहुंच रहे हो तो तुम उसको अपडेट कर दो, वरना अपडेट ना करो। तो इसी तरीके से ई जो है वो एफ से भी कनेक्ट है। अगर मैं ई को एफ से जाऊं तो इसकी कॉस्ट है 3, 3 + 4 7, तो 7 तो 1 से बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा, मैं इसको 1 ही रहने दूंगा। अच्छा, ई का काम हो गया, अब डी जी रह गया ना। तो डी से लेकर अगर मैं जाऊं बी पर तो ये 4 है और ये 3 है, 4 + 3 ये हो जाएगा 7। और डी से अगर मैं जी पे जाऊं तो ये हो जाएगा 4 + 2 6। देख रहे हो, ये अपडेट हो गया, 4 + 2 6। और D से E पर अगर मैं जाऊं तो 4 + 1 5, तो इसको अपडेट नहीं करूंगा। यानी कि हर नोड अपनी नेबरिंग नोड से जो कनेक्ट है, हमें ये देखना है क्या वो कम कॉस्ट के थ्रू अपडेट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो कर दो। अच्छा, D का काम भी हो गया। अब मैं देखूं अगर G के थ्रू, तो G जो है वो B से कनेक्ट है, 6 + 1 7, ये ऑलरेडी 7 है, तो कोई मतलब अपडेट करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी 7 है। तो बस हम लोग अब G को राइट 6 + 3 9, तो 9 को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है ना वो कम कॉस्ट के थ्रू यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अब जी को डी से देख लो और जी को एफ से देख लो, लेकिन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें ए से जाना था बी पर और वो हम ऑलरेडी पहुँच गए हैं वाया कॉस्ट 7। तो दिस इज डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम इस तरह से वर्क करता है। अच्छा, हमें इसकी कोडिंग नहीं देखनी, वो जो सूडो कोड लिखा हुआ था हमें उस पर नहीं जाना कि ये सूडो कोड इसका किस तरीके से लिखेंगे, हमें उस चीज़ को नहीं देखना, हमें ये वर्किंग समझनी है। अच्छा, इस ग्राफ से हमें डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम की वर्किंग तो समझ में आ गई कि हमने कम कॉस्ट के थ्रू हम पहुँचे किस तरीके से। लेकिन यार अभी जो हम कॉस्ट 7 कॉस्ट लगा के पहुँचे हैं, अब ये भी तो बताओ कि वो पाथ कौन सा है। हम तो पाथ भूल गए, पता नहीं ए से सी गए, ई गए, डी गए, जी गए, पता नहीं कहाँ गए, अब वो हमारे जहन में ही नहीं है। तो अब वो पाथ को हमें कैसे पता चलेगा। तो हम लोग करते ये हैं कि जब हम लोग ये डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम को जब हम लोग रन कर रहे होते हैं तो हम लोग एक टेबल बनाते रहते हैं। उस टेबल से ये होता है कि हमें जो है ना वो पाथ का अंदाज़ा होता है कि हम लोग जो है ना वो कहाँ पर हैं। तो अब वो टेबल जो है ना वो उनकी स्लाइड्स में बना हुआ है, तो वो वहाँ से समझना पड़ेगा। बिल्कुल डायग्राम को देखकर ही करना है। तो अब वो टेबल के थ्रू किस तरीके से चलना है, अब वो यहाँ पे ना टेबल बना हुआ है। अब ये टेबल को जब तुम देखोगे ना, जब तुम टेबल को फिल करोगे तो तुम्हें एग्जैक्ट पाथ का पता चल जाएगा कि वो जो हम 7 कॉस्ट के थ्रू पहुँचे हैं वो 7 कॉस्ट किस पाथ के थ्रू जाने पे हमें जो है ना वो लगी है। तो इस टेबल के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले जो है ना वो हमारी जो सोर्स नोड है वो ए को उठाया और उस ए से जो है ना वो बाकी तमाम नोड्स का डिस्टेंस देखा, डी ए सी, यानी कि ए से सी तक का डिस्टेंस जितनी भी नोड्स हैं। उसके बाद ए से एफ तक का डिस्टेंस, ए से ई का डिस्टेंस, ए से डी का डिस्टेंस, ए से जी का और ए से बी का। लेकिन हमने ये देखा कि भाई चूंकि हमारे पास ए जो है वो सिर्फ सी और एफ से कनेक्ट है वाया कॉस्ट 1, तो हमने क्या किया, डी ए सी को अपडेट कर दिया 1 और डी ए एफ को भी अपडेट कर दिया 1, और साथ में हम लोगों ने जो है ना वो पाथ लिखा। पाथ क्या है, ए सी, और एफ तक के पहुंचने का पाथ है ए एफ, और बाकी ई डी जी और बी ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है, तो इनको हमने इन्फिनिटी से फिल कर दिया। ठीक है, अब मैं सी और एफ पे पहुंच गया हूँ, अब मैं आगे बढ़ूंगा। अब जब मैं सी पर आया, अब मैं सी से आगे जाऊंगा। अब सी से मैं आगे कैसे जाऊंगा, डी और ई पे जाऊंगा। तो अगर मैं सी से आगे जा रहा हूँ डी पर, तो यानी कि मेरा जो पाथ होगा वो डिस्टेंस होगा ए से डी वाला। तो ए से डी वाला डिस्टेंस ये है, तो ये वाला डिस्टेंस कैसे अपडेट होगा, मैं ऑलरेडी सी पर आ चुका था बाय यूजिंग द कॉस्ट 1, और अगर मैं डी पे जाऊँ तो मुझे कॉस्ट 5 देनी पड़ेगी, तो यानी कि टोटल कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी 6। तो मैंने ये डी वाला डिस्टेंस अपडेट किया 6, और मैंने पाथ असाइन कर दिया यहाँ पे कि वो वही पाथ कौन सा था, ए सी डी के थ्रू। मैं अगर डी पर पहुँच रहा हूँ, ए सी डी के थ्रू पहुँच रहा हूँ डी पर, तो वो कॉस्ट है 6। दूसरा है ई, अगर मैं ई पे जा रहा हूँ तो मैं डी ए ई को अपडेट करूँगा और वो मैं पहुँचूँगा 1 + 2 3 के थ्रू पहुँचूँगा। तो मैंने साथ में पाथ भी बता दिया कि अगर मैं पाथ कौन सा है, ए सी ई, और ये जो बाहर सी लिखा है ना ये बता रहा है कि भाई हम ए से लेके ई पर पहुँचे वाया नोड सी बाय यूजिंग दिस पाथ। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना।
तो इसका मतलब मैंने सी वाली नोड को एक्सप्लोर कर लिया, मैं डी और ई पे पहुंच गया। अब मैं आगे चलता हूं और एफ वाली नोड को एक्सप्लोर करता हूं। जब मैं एफ वाली नोड को एक्सप्लोर किया मैंने, तो मैं ई और जी इससे कनेक्ट हुआ है। तो मैं एफ से अगर मैं ई पे जाता हूँ तो मुझे जाना पड़ेगा 1 + 3 4 पे। तो मैं ये जाऊँगा, मैं ई के अंदर जाके देखूंगा डी ए ई, यहाँ पे तो ऑलरेडी कॉस्ट 3 है। तो और अगर मैं एफ के थ्रू जा रहा हूँ तो मुझे 1 + 3 4 के थ्रू जाना पड़ रहा है। तो मैं इसको अपडेट नहीं करूँगा और मैं इसको वैसा का वैसा ही छोड़ दूंगा, क्योंकि अगर अपडेट कर दिया तो वो ज़्यादा कॉस्ट के थ्रू जा रहा है। अब मैं एफ से जा रहा हूँ जी के ऊपर, एफ से जी वाला डिस्टेंस ये रहा। तो F से G में कैसे पहुंचूंगा, ये है 1 और ये है 6, 1 + 6 ये हो जाएगा 7। और किस नोड के थ्रू गया, वाया नोड F गया, और पाथ कौन सा फॉलो किया, पाथ फॉलो किया AFG, वो मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, तो अब मैं कौन कौन सी नोड एक्सप्लोर कर चुका हूँ, C और F एक्सप्लोर कर ली ना। अब आगे चल के मज़ीद नोड्स को एक्सप्लोर करना है। यहाँ पर अब हम लोग कौन सी नोड एक्सप्लोर कर रहे हैं, अब नोड E को मैंने एक्सप्लोर किया। अच्छा, नोड E से कनेक्ट है CFD। तो अगर मैं नोड ई से, ई की ऑलरेडी कॉस्ट क्या है, ए से लेके ई तक जो हम लोग आए हैं, ए से लेकर ई तक की हमारी कॉस्ट है 3। हाँ ये रही 3, ए से लेके ई तक की हमारी कॉस्ट है 3। अगर मैं डी पर पहुंचूं तो 3 + 1 4 के थ्रू, मैं कॉस्ट 4 के थ्रू पहुंच जाऊंगा डी पर। तो मैंने क्या किया, DAD वाला जो है ना वो अपडेट कर दिया कि भाई ए से लेकर डी तक मैं कॉस्ट 4 पे पहुंच रहा हूँ। और वाया पाथ मैंने असाइन कर दिया। पाथ कौन सा असाइन किया, ACED। ये वाला पाथ मुझे कैसे पता चला, ये पाथ मुझे ऐसे पता चला क्योंकि मैं ई से जा रहा हूँ। तो मैं ई पर गया और ई का मैंने पाथ देखा, ई का पाथ था ACE, और फिर मैं वहाँ से गया डी पर, तो मैंने पता चल गया टोटल पाथ ACED। समझ आए, ये वाला पॉइंट समझ आया। अच्छा उमर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है यार, अगर ये ACED वाला जो है, ये मैं इससे ऊपर स्टेप में जहाँ पे 6 मुझे कॉस्ट पड़ी, अगर मैं वहीं पे ACED अपडेट करके लिख देता, नहीं कर नहीं सकते ना, तुमने वहाँ पे ई को एक्सप्लोर ही नहीं किया था। ऊपर वाले स्टेप में तो हम सिर्फ F को एक्सप्लोर कर रहे थे ना, उससे ऊपर वाले स्टेप में। तो आप स्टेप पर जाएंगे पहले। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, अगर मैं ई, हाँ हाँ, ऐसे ही करना है। अगर मैं ई से मैं सी पर जाऊंगा तो इसकी कॉस्ट ऑलरेडी है 3, और 3 + 2 हो जाएगा 5। तो भाई ए से लेके सी पर मैं ऑलरेडी कॉस्ट 1 के थ्रू पहुंच गया हूँ, तो मैं 5 के थ्रू नहीं जाऊंगा, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। ई से अगर मैं एफ़ पे जाऊँ तो इसकी कॉस्ट है 3, 3 + 4 ये हो जाएगा 7। तो भाई मैं ए से लेके एफ़ तक कॉस्ट 1 के थ्रू पहुँच चुका हूँ, तो मैं 7 कॉस्ट पे नहीं जाऊँगा, तो इसको भी मुझे अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ई को भी एक्सप्लोर कर लिया। अब आगे चल के शायद डी को इन्होंने एक्सप्लोर किया होगा। अच्छा, अब डायरेक्टली सब कुछ, अब पूरा टेबल ने डायरेक्टली बना दिया। ई के बाद डी को एक्सप्लोर किया, डी के बाद जी को एक्सप्लोर किया, और उसके बाद जो है वो फाइनली हम लोग बी पे पहुंच जाएंगे। तो अगर मैं डी को एक्सप्लोर करूं और ए से लेके डी तक की अभी जो अपडेटेड कॉस्ट है वो है 4। अगर मैं ये वाले पाथ, अब यहाँ से मैं डी का अगर मैं जाऊँगा तो मैं जी के पास जाऊँगा और बी के पास जाऊँगा, सही है। तो मैं डी से बी के पास जाऊँ तो 4 + 3 7। तो इसलिए मैंने क्या किया कि ए बी वाले कॉलम के अंदर जो कि अगले यहाँ पर जो है ना वो दिख रहा है 7, इन्होंने अपडेट कर दिया ACEDB। ये ACEDB कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि मैं डी पर पहुँच चुका था। डी पर मैं किस पाथ के थ्रू पहुँचा, वो यहाँ लिखा हुआ है ACED। अब अगर मैं बी पर जाऊँगा 4 + 3 7 करके, तो इतना पाथ तो वही है ACED, और आगे मजीद चला गया बी पर तो ACEDB, वो मुझे इस तरीके से पता चल गया। फिर जी पे मैं जा रहा हूँ, जी पे किस तरीके से जाऊँगा, ACEDG वाया कॉस्ट 4 + 2 6, और फिर जी को भी एक्सप्लोर कर लो। तो अब ये टेबल कंप्लीट कर लोगे खुद ही, समझ आ ही गया होगा। अच्छा एक बात और बताना, जैसे एक नोड है, जब एक नया स्टेप आएगा तो उसके जो नेबरिंग होंगे, तो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे, तो उनको एक्सप्लोर करेंगे ना, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर ऊपर जाना, जब मैं डी को कर रहा हूँ तो डी से जी और बी और ई, ये 3 है, तो बिल्कुल, तीनों को स्टेप में एक्सप्लोर करें। हाँ सी भी कनेक्ट है, CEGB, हाँ सी भी, वो अपडेट नहीं होगा। हाँ हाँ से करूँगा तो मैं सिर्फ ई, डी और ए को देखूँगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
हम्म। यही, हाँ, अब मेरी बात सुनो, असल में क्वेश्चन ये नहीं आना ना कि शॉर्टेस्ट पाथ बता दो, क्वेश्चन तो ये आना है कि डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम समझाना है ना हमें, तो उनको तो डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम अगर हमें समझाना है तो हमें पूरा जो उसका स्टेप बाय स्टेप काम है ना वो पूरा करके दिखाना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा तो नेटवर्क आ नहीं सकता, और छोटा ही नेटवर्क आएगा पेपर के अंदर, बहुत बड़ा तो वो नेटवर्क दे नहीं सकती कोई अजूबा, या पता नहीं दे भी दें, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद डेफिनेशन तो भी लिखनी होगी ना साथ से, हाँ बताएं कि अब ये हो रहा है, ये हो रहा है, बस टेबल बनाते जाएं। हाँ 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 हाँ, टेबल से सब कुछ समझ में आएगा, वो फाइनल टेबल हमें ये बनाना होगा, ये फाइनल टेबल हमारा होगा बस। जब पहले स्टेप में सारे फाइनाइट हो गए, पहले स्टेप के अंदर ए से लेके सी और ए से लेके एफ है ना, तो बस ये दोनों होंगे, बाकी सब इन्फिनिटी होंगे। या मैं बताऊं कि रिवर्स में भी चेक करेंगे, जैसे डी पर अगर हम आ गए हैं तो डी से सी दोबारा चेक करेंगे, उसका तो फायदा होगा ही। देखो, हाँ हाँ, अगर शॉर्टेस्ट पाथ होगा तो अपडेट कर देंगे, वरना ऐसे ही रहने देंगे। देखो अब ना ये क्वेश्चन ओरिएंटेड तुमने सवाल पूछा है कि अगर क्वेश्चन ये आया कि मुझे जाना है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम रन करो ए से लेकर बी तक जाने के लिए ना, डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम रन करना है ए से लेकर बी तक जाने के लिए, तो अब तुम अगर डी पे तुम ऑलरेडी पहुंच गए हो तो अब तुम्हें पीछे सी पे जाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हें तो बी पर पहुंचना है ना, तो तुम क्या करो, जी और बी को ही एक्सप्लोर कर लो। लेकिन अगर सिर्फ सवाल ये आ गया कि नेटवर्क बना हुआ है और वो कहता है कि डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम को समझाओ, उसने ये नहीं बताया कि कहाँ से कहाँ जाना है, तो अब मुझे हर एक को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमें टेबल है ना, टेबल ये कोई एक नोड से दूसरी नोड पे जाने का मुझे वो नहीं बताता, ये एक नोड से हर नोड पे जाने का मुझे शॉर्टेस्ट पाथ बताता है ये फाइनल टेबल। अगर तुम देखो तो ये ए से लेके बी तक मुझे जाने का बता रहा है। अच्छा, लेकिन हाँ, सोर्स तो उनको देना पड़ेगा, सोर्स नोड तो उनको देनी पड़ेगी कि भाई सोर्स नोड ये है, सोर्स नोड बतानी पड़ेगी, क्योंकि अगर सोर्स नोड नहीं बताई तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे काम। सोर्स नोड वो लोग बताएंगे कि भाई सोर्स नोड ए है, अब वहाँ से किसी भी नोड तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ अगर तुम्हें देखना है तो वो तुम इस टेबल के अंदर देख लो बस। अगर तुम्हें ए से लेके नहीं, ज़रूरी नहीं है, देखो यहाँ पर तो मैंने तुम्हें बताया ना, कहाँ बताया हुआ था, वो तो मैंने तुम्हें बोल दिया कि ए से लेके बी तक जानी है। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये रहा क्वेश्चन, ये है बस, और ऊपर आ जाओ। अच्छा, ए टू बी, हाँ लिखा हुआ तो है, लिखा हुआ तो है, लेकिन अगर नहीं भी बताता, मैं समझाना ये वाली बात चाह रहा हूँ कि ये जो फाइनल टेबल है ना, ये फाइनल टेबल हमें सोर्स नोड से किसी भी नोड तक पहुँचने का शॉर्टेस्ट पाथ बताता है। फाइनल टेबल हमें ये बताता है, ये सबका बता रहा है। अगर तुम्हें ए से लेके जी तक जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है, ACEDG विद कॉस्ट 6। अगर तुम्हें ए से डी पर जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये है विद कॉस्ट 4। तो ये सबका बताता है, सोर्स नोड आइडेंटिफाई होगी, डेस्टिनेशन नहीं भी होना तब भी हम काम कर लेंगे। तो ये है डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। अब ये इसके अंदर ये छोटी मोटी चीज़ें याद कर लेना कि जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो है ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर है, वो आइट्रेशंस चलती हैं इसके अंदर। नहीं, निकालना नहीं आएगा, बस ये तुम्हें जहन में होना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर होती है। पता नहीं यार ये क्या चीज़ है, ये मिस ने पढ़ाया नहीं है भाई, मिस ने तो यहाँ तक करके और बस लेक्चर एंड हो गया था, मुझे नहीं मालूम ये क्या चीज़ है। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी ये लिखी हुई है ना, बिग ओ ऑफ n स्क्वायर। तो ये था डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम। इसके बाद एक और एल्गोरिथम है हमारे पास, एक मिनट रुकना। हाँ, क्या हुआ शानूर? नहीं, फ्री नहीं हुआ हूँ अभी। मुझे खाली एक चीज़ देख के बता दें कि वो PMD से का फॉर्म जो था उसकी डेट क्या आगे हाँ, बढ़ गई है, तो वो फिल करवाना है, अभी बढ़ गई है। कि मैं करवा दूँ, अभी मैं इसको लेके जाना आने का मसला है। क्या कह रहे हो?
उसको फिल करा रहे हैं, आप फिल करा रहे हैं, बच्चे को पढ़ा रहे हैं अपने। हाँ, बाद में करा रहे हैं, सही है। या मैं इसके अंदर खोल लूँ, आप दिखाते रहूँ, आप करते है? रहें। इसको खोल लूँ, आप देखते रहें, मैं करता रहूँगा। ये करूँ? नहीं, अभी मैं कर रहा हूँ ना, पढ़ा रहा हूँ अभी मैं। हाँ भाई, क्या हुआ? अच्छा, एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग है और एक डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम है, ये दोनों एक ही चीज़ है। 9-1 ठीक है। यार मैंने जितना पढ़ा है ना, मैं उतना करवा दूंगा। मैंने कितना पढ़ लिया है वो बता दूंगा। मैंने आखिरी की एक वीडियो नहीं देखी। ये जो है ना, अगर क्लासरूम पे जाओ, स्ट्रीम पे अगर जाओ, तो यहाँ पे सेक्शन डी के अंदर 7 वीडियोज़ हैं। क्या कह रहे हो? नहीं, समझ में नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? तुम्हें कितना पढ़ाना है वो दिखा देता हूँ, चलो। लेक्चर 9-1 है, ये एक ही चीज़ है। 9-1 के बाद एक स्लाइड और है, अभी 2 स्लाइडें और पढ़ानी है। हर स्लाइड मिस ने पूरी एक स्लाइड के ऊपर मिस ने टाइम नहीं लगाया है, बस बीच बीच में से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, मिस ने सिर्फ वो बताई हैं। अब जैसे कि यार उमर 11 बजे तक ही करना, उसके बाद असाइनमेंट। इंशाल्लाह, हाँ 11 बजे तक ही इंशाल्लाह। 11 बजे से ऊपर नहीं होगा। एग्जीक्यूशन ऑफ डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम, हमें भी इस एल्गोरिथम का भी जो है ना, वो हमें सिर्फ क्या नाम है, एग्जीक्यूशन समझनी है। अच्छा, डिस्टेंस वेक्टर के अंदर क्या होता है, हर नोड का जो है ना, वो हर नोड के पास ना एक वेक्टर होता है। कोई चला गया है क्या? कौन? अच्छा, शुरू करें। तो डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम के अंदर होता क्या है कि हर नोड के पास ना एक डिस्टेंस वेक्टर होता है। अब वो डिस्टेंस वेक्टर होता कैसे, मैं बता दूँ। मिसाल के तौर पे ये एक नेटवर्क है, 3 नोड्स हैं x, y एंड z, और उनकी कॉस्ट लिखी हुई है 2, 1 एंड 7। अच्छा, अब इसके अंदर जाने वाले और आने वाली कॉस्ट मेंशन नहीं है, तो ये दोनों की एक ही है। जाने वाली की भी यही है और आने वाली की भी यही है। अच्छा, अब होता यह है कि जो x है ना, एक वेक्टर उसके पास होता है, y के पास एक वेक्टर होता है, z के पास एक वेक्टर होता है। अब वो वेक्टर कैसे बनता है? x वाला वेक्टर होगा dx, y वाला वेक्टर होगा dy और z वाला वेक्टर होगा dz। अब ये वेक्टर ऐसे बनाता है कि x से x तक का फासला क्या है, फिर x से y तक का फासला क्या है, x से z तक का फासला क्या है। मतलब ये जो टेबल है ना, वो ये डिनोट करता है। फिर y से x तक का फासला क्या है, y से y तक का क्या है, y से z का क्या है, और फिर z से x का क्या है, z से y का क्या है, और z से z का क्या है। तो चूंकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ x के ऊपर हैं, तो x के पास x की इन्फॉर्मेशन होगी, x के पास y और z की इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो उसने उनको इन्फिनिटी से फिल किया हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद x की पास अपनी इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, x से x तक का फासला, वो खुद ही अभी हम x पे खड़े हुए हैं, तो x से x तक का फासला 0, x से y तक का डायरेक्ट फासला जो उसको मालूम है वो पता है, उसको 2 कॉस्ट 2 मालूम है, और x से z तक का जो उसको फासला मालूम है या जो कॉस्ट उसको मालूम है वो है 7 मालूम। तो ये हो गया डिस्टेंस वेक्टर x का। इसी तरीके से डिस्टेंस वेक्टर बनेगा y का। y के पास चूंकि सिर्फ y की इन्फॉर्मेशन है, तो इसलिए x और z वाला जो कॉलम है वो इन्फिनिटी है। सिमिलरली z के अंदर z के पास सिर्फ z की इन्फॉर्मेशन है, जो बाकी कॉलम्स हैं वो इन्फिनिटी हैं। तो जो y के पास इन्फॉर्मेशन है, y से x तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है, और y से y तक का डिस्टेंस 0 है, और y से z तक का डिस्टेंस 1 है। ये वेक्टर बन गया। इसी तरीके से z वाला वेक्टर बन गया, z से x तक का डिस्टेंस डायरेक्ट 7 है, z से y का 1 है, और z से z 0 है। ये बन गया डिस्टेंस वेक्टर। अब ये डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम वर्क इस तरीके से करता है कि जब डिस्टेंस वेक्टर बन जाते हैं, तो हर एक नोड अपनी नेबरिंग नोड को अपना अपना डिस्टेंस वेक्टर सेंड करती है। यानी कि x जो है वो अपना डिस्टेंस वेक्टर सेंड करेगा y को और z को, y सेंड करेगा x को और z को, z अपना डिस्टेंस वेक्टर सेंड करेगा x को और y को। जब हर नोड अपनी नेबरिंग नोड को अपना डिस्टेंस वेक्टर सेंड कर देती है,
तो उस वो जो नेबरिंग नोड के पास जब वो डिस्टेंस वेक्टर पहुंचता है तो वो अकॉर्डिंगली देखकर अपने डिस्टेंस वेक्टर को अपडेट करती है। अपडेट कैसे करती है? अब देखो, x के पास जो है ना वो y से भी इंफॉर्मेशन आई और x के पास z से भी इंफॉर्मेशन आई। अब वो इन्फॉर्मेशन ये आई होगी कि भाई x को मालूम था कि मुझे y तक पहुंचने में 2 कॉस्ट देनी पड़ रही है और मुझे z तक पहुंचने में 7 कॉस्ट देना पड़ रही है। लेकिन जब उसके पास y से इन्फॉर्मेशन आई तो y बोलता है कि भाई मुझे z तक पहुंचने में कॉस्ट 1 देना पड़ रही है। x बोलता है कि मुझे y तक पहुंचने में 2 देना पड़ रही है और y बोल रहा है मुझे z तक पहुंचने में 1 देना पड़ रही है। तो x को ये पता लग जाता है कि अगर मैं ये बोलता है कि अगर मैं z के पास डायरेक्टली ना जाऊं बल्कि y के थ्रू जाऊं तो मुझे कॉस्ट 7 नहीं बल्कि मुझे कॉस्ट 3 देना पड़ेगी, 2 + 1 3। तो वो क्या करता है, अपने इस डिस्टेंस वेक्टर को जो कि 0 2 7 था उसको अपडेट कर लेता है 0 2 3 से। देख रहे हो यहाँ पे ये x का डिस्टेंस वेक्टर अपडेट हो चुका है। समझ आ रही है बात ये किस तरीके से अपडेट हुआ? ये रहा ना, ये रहा 0 2 3। देखो 0 2 3, ऊपर क्या था 0 2 7 था, ये रहा यहाँ था 0 2 7, यानी कि स्क्रीन रुक गई है। एक मिनट में वापसी शेयर कर देता हूँ। अब हो रही है शेयर? आई स्क्रीन? अब आई? अरे भाई शेयर कर दी मैंने, अब आई? यार असल में ना ये रिकॉर्डिंग की वजह से मेरे ख्याल में जो है ना ये शायद लैग कर रही है। अच्छा चलो सही है। अच्छा ये जो डिस्टेंस वेक्टर मैंने बनाए थे ये दिखा था या नहीं दिया? ये भी नहीं दिखा था। हाँ, अपडेट कैसे हुआ? अपडेट ऐसे हुआ, ये रहा अपडेट हुआ हुआ, ये आ गया अगली स्लाइड पे। अब x ने अपनी इंफॉर्मेशन 0 2 7 से अपडेट कर दी 0 2 3, क्योंकि पहले ये था x से लेके z था डायरेक्टली था 7, लेकिन अगर वो वाया y जाए, x से z वाया y जाएगा तो वो 2 + 1 3 जाएगा। और ये उसको कैसे पता चला? जब y ने अपना डिस्टेंस वेक्टर x को भेजा होगा तब उसको x को ये वाली बात पता चली और उसने अपना ये डिस्टेंस वेक्टर अपडेट कर दिया। अच्छा, z से भी इंफॉर्मेशन आएगी x के पास। z बोल रहा है कि मैं y के पास जाऊँगा कॉस्ट 1 के थ्रू, तो अगर x जो है वाया z जाए y के पास तो 7 + 1 उसको 8 जाना पड़ रहा है, जबकि वो डायरेक्टली 2 जा रहा है, तो वो इसको अपडेट नहीं करेगा। समझो मेरी बात? तो इसी तरीके से हर एक के पास दूसरे का डिस्टेंस वेक्टर आएगा। जब हर एक के पास दूसरे का डिस्टेंस वेक्टर आया तो उसने क्या किया, देखो 0 2 3 x ने अपना वाला तो अपडेट किया ही किया, और जो दूसरे का आया था ना वो उसने दूसरे वाले कॉलम में लिख दिया, यानी कि y का जो डिस्टेंस वेक्टर था 2 0 1 और z का डिस्टेंस वेक्टर था 7 1 0, ये उसने अपने कॉलम में नोट कर लिया 2 0 1 और 7 1 0। समझ आ रही है बात? और जब उसने अपने कॉलम में नोट किया उसी के बाद उसने फैसला किया होगा कि अपने कॉलम में नोट करने के बाद ही कि मैं डायरेक्टली जो है ना वो 7 से जा रहा था और मैं अगर वाया y जाऊंगा तो मुझे कॉस्ट 3 देना पड़ेगी। सुन रहे हो ना मुझे? खामोशी क्यों हो गई? सही है, सही है। तो एक बार लिख तो ऊपर चुके हैं ना, यहाँ पे लिख तो ये चुके हैं ना यहाँ पर। अब यहाँ पे लिखा y और z वाले कॉलम लिखे और फिर ऊपर अपडेट कर दिया। अब तुम बोल रहे हो कि डबल डबल काम कर लो।
अब ये तो प्रेजेंटेशन का तरीका है, तुम किसी भी तरीके से प्रेजेंटेशन कर दो। अच्छा, अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा, एक बड़े मज़े की बात, कि अब ये x का डिस्टेंस वेक्टर ना y के पास भी जाएगा और z के पास भी जाएगा। x का डिस्टेंस वेक्टर था 0 to 7, लेकिन जो अपडेट उसने किया है वो किया है 0 to 3, लेकिन जो y और z के पास पहुंचेगा वो 0 to 3 नहीं पहुंचेगा, वो 0 to 7 ही पहुंचेगा। क्योंकि इसको देखो इस तरीके से समझो कि इन तीनों ने साइमल्टेनियसली अपने अपने डिस्टेंस वेक्टर जो है ना फ्लोट किया नेटवर्क के अंदर। अपडेट तो बाद में हुआ है ना x का डिस्टेंस वेक्टर, जब उसने y से इन्फॉर्मेशन रिसीव कर ली, उससे पहले वो अपना डिस्टेंस वेक्टर सेंड कर चुका होगा y और z को। तो वो जो अपना डिस्टेंस वेक्टर x सेंड कर चुका है y और z को, वो तो 0 to 7 ही है। तो इसलिए इनके अपने अपने कॉलम में जो डिस्टेंस वेक्टर आएगा वो 0 to 7 ही आएगा। यार स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। फिर से शेयर नहीं हो रही। अच्छा अच्छा, फिर ये y देखेगा कि अगर कोई और शॉर्टेस्ट पाथ इसको दिख रहा होगा तो वो अपडेट करेगा, और नहीं दिख रहा होगा तो फिर वो उसको अपडेट नहीं करेगा। जैसे कि z है ना, z को एक शॉर्टेस्ट पाथ दिखा, z जो है वो x के पास जा रहा था वाया कॉस्ट 7, लेकिन अगर वो वाया y जाएगा तो वो 1 + 2 उसको 3 कॉस्ट देना पड़ेगी। तो z ने अपना डिस्टेंस वेक्टर अपडेट कर दिया 710 से 310। देख रहे हो, इस तरीके से इन लोगों ने अपने अपने डिस्टेंस वेक्टर्स जो हैं वो अपडेट किया है। तो इसमें मैं ये भी कहता कि देखिए अपडेटेड वाली जो रॉ है वो मार्केट में लिखनी चाहिए, ताकि पहले सब चीज़ें कॉपी कर फिर जो अपडेटेड है वो डाल। यानी कि मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। देखो जैसे ये जो पहला है और फिर इसमें 0 to 3 ये मार्केट में लिखना चाहिए, पहले 201 710 फिर नीचे वाले को 0 to 7। तो रेड वाला लिखा हुआ है ना वो लास्ट में। हाँ हाँ, लास्ट लिखोगे लास्ट में ही, लेकिन जब लिख दोगे उसके बाद तो तुम्हें वो सीक्वेंस में ही दिखेगा ना, मतलब तुम करते वक्त तो मतलब हाँ, जाहिर सी बात है लिखोगे तो बाद में ही। सही सही बात है, सही कह रहे हो। हाँ, तो ये है डिस्टेंस वेक्टर एल्गोरिथम। अब इसमें जो है ना, ये तो एक बहुत ही छोटा सा मैंने नेटवर्क लिया था। अच्छा, ये नीचे का क्यों नहीं आ रहा? हेलो।